हेलो गाइस। आज के लेक्चर में बेटा अपन लोग करने वाले हैं कई सारे न्यूमेरिकल्स। बट उसके पहले हम लोग एक स्लो और प्रॉपर रिवीजन लेके जहां तक कि हमने पढ़ा है, हमारे सिर्फ कंजर्वेशन और मोमेंटम बचा है। बट उसके पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको कहा पहले हम रिवीजन लेके जितना है उसमें डेरिवेशन भी आपस से पूरे देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज आज के लेक्चर में थोड़ा ज्यादा अच्छे ध्यान दीजिएगा आप लोग। बेटा पहले क्या है, फोर्स। तो फोर्स क्या होता था याद है ना आपको, या तो पुश या तो पुल जो होता था उसे हम फोर्स बोलते थे। तो इस फोर्स से हम क्या क्या चीज़ों में चेंज आ जाता, आप इधर शेप को चेंज कर देते या साइज को चेंज कर देते, या फिर अगर कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो उसको चलाना शुरू करते थे, या चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम ज़्यादा कर लेते थे या रोक देते थे, या उसका डायरेक्शन चेंज कर देते। तो शेप और साइज तो ठीक है, हम लोग वेलोसिटी को भी चेंज करते हैं, मतलब हम लोग या तो स्पीड को या उसके डायरेक्शन या कॉम्बिनेशन को चेंज करते थे। ये सब कुछ चीज़ें ठीक है। फिर दो तरीके के फोर्स होते थे, ये याद है आपको, एक था बैलेंस्ड फोर्स और एक था अनबैलेंस्ड फोर्स। बेटा बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होते हैं जो फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन लगे, या तो ऐसे या ऐसे, अपोजिट इन डायरेक्शन और इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। तो इस कारण से नेट फोर्स मेरा जीरो हो जाता था। वहीं पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं, जिनका नेट फोर्स जीरो नहीं होता था। एक बैलेंस्ड फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा उसकी वेलोसिटी में, मतलब अगर वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, अगर वो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ये चीज़ अपन ने आगे लॉ में भी देखा हुआ है, बट ठीक है। और अनबैलेंस्ड फोर्स अगर लगता है तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे, या तो डायरेक्शन में चेंज आएगा, या वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, या दोनों में चेंज आएगा। कैसे, अगर आप जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा था ऑब्जेक्ट, उसी डायरेक्शन में अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे उसके तो वेलोसिटी घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखिए बैलेंस्ड फोर्स हो या अनबैलेंस्ड फोर्स हो, दोनों शेप और साइज में चेंजेस ला सकते थे। बैलेंस फोर्स में क्योंकि वेलोसिटी में चेंजेस नहीं है तो एक्सेलरेशन में भी चेंज, यानी एक्सेलरेशन उसका जीरो रहेगा, सॉरी चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स अगर मैं लगा रहा हूं, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज है, मतलब एक्सेलरेशन में भी चेंज आना शुरू हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन उसकी आना शुरू हो जाएगी। फिर हम लोगों ने क्या समझा कि सर इन्हें एक्सेलरेशन के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत है। तो बेटा एक मान लो एक ऑब्जेक्ट को आप धक्का दे रहे थे, ठीक है, आप कंटिन्यूस धक्का दिए जा रहे हो। पहले जीरो पे आपने धक्का दिया एक्सेलरेशन था उसमें एक्सेलरेशन, तब भी आप कंटिन्यूस धक्का दिए जा रहे हो, उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड तक के पहुंच चुकी, फिर आपने धक्का देना बंद कर दिया, अब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, मतलब जितनी वेलोसिटी उसने अटेन किया उतनी वेलोसिटी से वो चलते रहेगा, 50 मीटर पर सेकंड से ही चलते रहेगा। ये सब कुछ ठीक है। फिर था फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन क्या होता है, बेटा वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जब दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है, वो फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है। अगर ये इधर जा रहा है तो फोर्स फ्रिक्शन का इधर लगने वाला है। ठीक है, फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस तक वो अपना फोर्स लगा सकता है, उसके बियॉन्ड वो फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो जहां पे मेरा फ्रिक्शन को छोड़ दूं अगर मैं, तो जहां पे नेट फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना शुरू मेरा हो जाता है। बेटा इसी कारण से हम लोग साइकिलिंग वाइकलिंग करते हैं तो क्या होता है, हम इधर जा रहे हैं बट फ्रिक्शन फोर्स इधर लगता रहता है, तो इसलिए हमको कंटिन्यूसली पेडल करते रहना पड़ता है। तो उस कारण से हम लोग उसके फ्रिक्शन के फोर्स को ओवरकम करके अपना और फोर्स चल के फिर वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। यही अगर मैं पेडल करना बंद कर दूंगा तो धीरे 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 मेरी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन का। क्यों, मेरा मोशन इधर था, फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरी वेलोसिटी कम होते जाना शुरू हो जाएगी। चलिए इसका थोड़ा सा और बताया तो वैसे मुझको इतना है नहीं, बट स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। बेटा मान लो आप, ये साइकिल है, साइकिल ऐसी रहती नहीं मुझे पता है, आप पेडल कर करके यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स अगर यहाँ पे 8 न्यूटन लग रहा है, तो देखिए नेट फोर्स इधर 2 न्यूटन का लग रहा है, ताकि वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, बट यही अगर मान लो समहाउ पीछे वाले डायरेक्शन में मेरा कुछ 13 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स था, बट अब मैं 10 ही न्यूटन से आगे पुश कर पा रहा हूँ, तो मेरी नेट एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी क्योंकि मेरा फोर्स नेट इधर का लगेगा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा, तो धीरे धीरे मेरी साइकिल की स्पीड स्लो होना शुरू हो जाएगी। मुझे और ताकत देना पड़ेगा तभी मैं साइकिल को चला पाऊंगा, वरना थोड़ी देर बाद जाके मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, तो देखिए बेटा वैसे आपको बता दूं ना, तो 13 न्यूटन लग नहीं सकता है फोर्स। क्यों नहीं लग सकता है बेटा, क्योंकि बेटा जितना आपका इस डायरेक्शन में फोर्स है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में मैक्सिमम लग सकता है फ्रिक्शन के थ्रू। मतलब अगर आपका राइट साइड में 100 न्यूटन है तो लेफ्ट साइड में जब फ्रिक्शन लग रहा है तो मैक्सिमम 100 लगा सकता है वो, उससे ज़्यादा तब नहीं लगा पाएगा। ठीक है, खुद की औकात 1000 लगाने की होगी, बट अगर आप 100 लगा रहे हो तो वो भी 100 ही लगाएगा। आप 500 लगाओगे वो भी 500 लगाएगा, आप 1000 लगाओगे वो भी 1000 लगाएगा, आप 1200 लगाओगे अब वो 1000 ही लगाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे तब 10 न्यूटन ही लगते रहेगा। ठीक है, चलिए अब बच्चा ये देखिए,
कुठे होते हैं, यस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या में पढ़ते था, बट उसके पहले हमने गैलीलियो बाबा ने जो हमको पूरा नॉलेज दिया था उसके में पढ़ते हैं। उन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था, याद है आपको, एक हाइट से बॉल छोड़ना शुरू किया था उन्होंने, मान लीजिए ये हाइट से बॉल छोड़ते थे और प्लैंक अलग अलग एंगल्स पे लगाए थे, तो उन्होंने पाया था हमेशा मेरा बॉल कोशिश करता है उतने ही हाइट तक के पहुंचने का, मेरा एंगल कुछ भी हो, हाइट उतने तक ही पहुंचने की कोशिश करता है वो, और जब यहाँ पे वो बॉल हाइट उस तक के नहीं पहुंच पाता है तो इनफाइनाइट टाइम तक के चलते रहता है। तो ये चीज़ों के थ्रू हमको एक चीज़ तो पता चल गई थी, देखिए जब ये ऑब्जेक्ट नीचे रोल कर रहा था हमारी वेलोसिटी बढ़ रही थी, क्यों, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी नीचे था, तो कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, मोशन भी उधर ही है, तो वेलोसिटी बढ़ती थी। फिर जब ये ऊपर चढ़ता था तो वेलोसिटी घटती थी, क्यों, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे, मोशन ऊपर डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी घटती थी। करते करते मैक्सिमम हाइट जो उसने रिलीज किया था जहाँ से वहीं तक वो पहुँच पाता था। तब ये सब चीज़ों को अपने न्यूटन बाबा ने पढ़ा और न्यूटन बाबा ने अपना खुद का एक लॉ, 3 लॉज ला लिए थे जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोला गया था। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता था कि ऑब्जेक्ट स्टेज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज बाय एन अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब क्या था, आपका जो एक ऑब्जेक्ट था वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा अनंत काल मतलब हमेशा के लिए, मतलब अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर 5 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो उसी वेलोसिटी से कंटिन्यूसली जाता रहेगा। कब तक के, जब तक कि आप एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स से लगाओगे। आप बैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, देखो अपन यहाँ पे डिफरेंस में देखा था ना बेटा कि बैलेंस्ड फोर्स आपका वेलोसिटी में चेंजेस नहीं लाता है बट अनबैलेंस्ड आता है, वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है बेटा। न्यूटन ने बस थोड़ी सी भारी भाषा में बोल दिया कि अगर आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो ही उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, मतलब उसके स्टेट में चेंज आएगा। स्टेट क्या क्या हो सकती थी, या तो रुका हुआ हो सकता था या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का चलते रह सकता। तो अगर पहले रुका हुआ है तो बाद में भी रुका हुआ रहेगा, या पहले 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है तो अभी भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाएगा, अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है तो। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे आप तो उसके स्टेट में चेंज आएगा। रुकी हुई चीज़ चलना शुरू हो सकती है, चलती हुई चीज़ की वेलोसिटी बढ़ सकती है अगर आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे, या घट सकती है अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, और वो रुक भी सकता है, समझा, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। पर अपन डायरेक्शन चेंजेस का अभी सीखेंगे नहीं, फिर जब आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपको वेक्टर एडिशन करके एक भारी चीज़ होती है, बहुत भारी नहीं है बट एक चीज़ रहती है, पर वहाँ पे देखिए। तो बेसिकली इससे मैं ऑब्जेक्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक समझी कि ऑब्जेक्ट महा अकड़ू है, महा आलसी है, वो ढीठ है बहुत, वो क्या बोलता है जैसा मैं हूँ वैसे ही रहूँगा, मतलब मैं अगर रुका हुआ हूँ ना तो मैं रुका हुआ ही रहूँगा, पर अगर मैं चल रहा हूँ कोई वेलोसिटी से तो मैं उसी वेलोसिटी से चलता रहूँगा, मुझ में चेंजेस मतलब वो रेजिस्ट कर रहा है चेंजेस को, वो रोक रहा है चेंजेस को, मतलब उसमें इनर्शिया है, इनर्शिया मतलब रेजिस्ट करना चेंज को, उसमें इनर्शिया है, इनर्शिया टुवर्ड्स चेंजेस। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया बोलने का रीजन ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने चेंज को रेजिस्ट करता है। इफ इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट इट वांट्स टू स्टे इन स्टेट ऑफ रेस्ट, और इफ इट इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट वांट्स टू स्टे इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है इसके लिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को इसके ऊपर कई सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेक्चर थोड़ा लंबा भले ही होगा बट आपके बहुत काम का होने वाला है, तो प्लीज़ आप एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन लोग हैंगिंग कार्पेट्स वगैरह जो रहते हैं वो उसको अपन कार्पेट्स लटका के अपन मारते हैं जिससे धूल निकले, वो क्यों होता है बेटा, देखिए कारपेट के ऊपर डस्ट होता है, डस्ट अपना इनर्शिया में रहता है, उसको अपना स्टेट चेंज नहीं कराता है। जैसे आप कारपेट को स्टिक से मारते हो कारपेट मूव हो जाती है, पर डस्ट जो कि इनर्शिया में था वो इत्यादि मूव नहीं हो पाता, उसका वो अपना आलस दिखाता है, तो इनर्शिया में था, तो जैसे ये कारपेट मूव हो जाती है तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट छूट जाता है, फिर डस्ट नीचे गिरना शुरू हो जाती है हमारी। अगर हम लोग झाड़ की पत्तियों, झाड़ को भी ऐसा हिलाए तेजी से तो पत्तियां जो गिरती है उसका भी रीजन यही है, क्या हो जाता है कुछ पत्तियां जो कॉन्टैक्ट में थी जो वीक यानी उनका डंठाल वीक रहती है, तो जब ये पूरा मूव हो जाता है तो पत्ती जो कि आलसी थी जो कि इनर्शिया में थी तो वो मूव नहीं, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी। अगर इनर्शिया ऑफ रेस्ट में थी तो वो नीचे गिर जाएगी और बचे झाड़ की पत्तियां मूव मेरी, अब बचा झाड़ मेरा मूव हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट छूटा तो ये टूट के नीचे गिर जाएगी। अब बेटा अगर गाड़ी में हम बैठे हुए, रुकी भी गाड़ी, एकदम से जब गाड़ी छोड़ती है हमको ऐसा लगता है हम पीछे गिर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है बेटा, अगेन देखिए क्या हो जाता है, हम गाड़ी में बैठे हुए थे, हमारा पैर गाड़ी के कॉन्टैक्ट में था, अपर बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं थी, तो हम लोग तो इनर्शिया में थे। जैसे गाड़ी शुरू हुई तो मेरा जो लोअर बॉडी जो कॉन्टैक्ट में था वो क्या बढ़ना शुरू हुआ, पर अपर बॉडी कॉन्टैक्ट में ही था, वो इनर्शिया में था तो वो वहीं रहना शुरू हुआ। तो ये देखिए ये मेरा अपर बॉडी, ये लोअर बॉडी आगे गया तो अपने आप अपर बॉडी को ऐसा लगता है कि मैं पीछे गिर रहा हूँ, इसलिए हमें ऐसा लगता है हम पीछे गिर रहे हैं। उल्टा हो जाता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है, गाड़ी रुकती है, क्या होता है हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, अब गाड़ी जैसे एकदम से ब्रेक मारती है
तो हमारी अपर बॉडी मोशन में थी, इसे इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है ना। रुकी हुई चीज़ को इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, चलती हुई चीज़ में इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है, उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है। तो बेटा जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन रहता है और आप एकदम से रुकते हो तो प्रॉब्लम क्या होता है, आपकी अपर बॉडी को पता ही नहीं चलता है, वो अपने आलस से कर देती है, उसको आगे जाना रहता है और लोअर बॉडी रुक जाती है, तो आप ऐसा मतलब आप आगे गिरते हो। अब एक चीज़ होती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वही दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप स्ट्रेट जाते हैं, ठीक है, एकदम से शार्प राइट टर्न लिया आपकी गाड़ी ने, तो उस समय क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी जो कॉन्टैक्ट में थी वो तो राइट चल जाएगी, बट ऊपर को इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब उसको चेंजेस नहीं चाहिए, बट लोअर बॉडी से राइट में गई तो हमें ऐसा लगता है लेफ्ट, हमारी ऊपर की बॉडी लेफ्ट में गिर रही है। बेटा यही रीजन के कारण हम लोग गाड़ी के ऊपर जब लगेज रखते हैं तो उसे रोप से बांधते हैं कि कभी एकदम स्टार्ट हो या ब्रेक हो या शार्प टर्न्स आए तो हमारा सामान टॉपल ना हो जाए इनर्शिया ऑफ रेस्ट के या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या इनर्शिया ऑफ मोशन का, ठीक है। चलिए अब बेटा उसके बाद में इट इज़ डेंजरस टू मूव जंप फ्रॉम अ मूविंग, ये कहते हैं ये मूविंग बस या मूविंग कार, ऐसा मूविंग कार से तो नहीं करता, सॉरी मूविंग बस। क्यों बेटा, अगेन वही, क्योंकि जब हमारी मूविंग बस रहती है हमारी पूरी बॉडी इनर्शिया में रहती है, हम एकदम से कूदते हैं और ज़मीन पे आते हैं तो हमारा लोअर बॉडी कॉन्टैक्ट में आ जाता है, कहते हैं फ्लोर के, फ्लोर रहता है रेस्ट होता है, अपन वो रेस्ट हो जाता है, बट अपनी अपर बॉडी जो है वो अभी भी इनर्शिया ऑफ मोशन का रखती है तो उसको आगे गिरा देती है वो। इस कारण से वैसा हम लोगों को बहुत डेंजरस होता है जलती हुई बस से कूदना। अब बेटा एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल, जब एक हमारा ग्लास है, ग्लास पे हम कार्ड रखे हुए हैं, उसके ऊपर एक कॉइन रखा, हम कार्ड को बहुत जम के फट से फ्लिक किए तो हमारा कॉइन नीचे गिरता है। अगेन क्योंकि कॉइन में इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहता है, उसे रुके हुए रहना होता है तो इसलिए वो नीचे गिरता है। यही अगर हम भारी वाला कॉइन और कुछ हेवियर ऑब्जेक्ट लेंगे तो और अच्छे से क्लीनली होगा एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे मेरा इनर्शिया भी बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब बेटा सेकेंड लॉ, बेटा फर्स्ट लॉ का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, सेकेंड लॉ का डेरिवेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, और सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को हम प्रूव करना ले, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब हो सकता है बेटा आपको सेकेंड लॉ एकदम स्टेटमेंट जल्दी समझ में ना आए, जितना फर्स्ट लॉ ईजी था सेकेंड लॉ इतना ईजी नहीं है, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बेटा, उससे हम लोग फॉर्मूला पे आएंगे, तो बेटा प्लीज़ उसे आप लोग प्योरली तरीके से रट जरूर लीजिएगा, डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा क्या किया है मैंने, ठीक है। देखिए इसको समझाने के पहले मैं मोमेंटम समझाता हूँ, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल कुछ सेम वेलोसिटी मैंने आपकी तरफ फेंका, तो आपको किसमें ज़्यादा जोर के लगेगी, तो आप बोलोगे सर हमें टेनिस बॉल कैसे यार, टेनिस बॉल और क्रिकेट में कॉक बॉल वाला समझ लिए, ठीक है ना, वो जो लेदर बॉल होता है उसमें आपको लेदर बॉल से ज़्यादा जम के लगेगी। ऐसा क्यों बच्चा, क्योंकि बेटा उसका मास ज़्यादा है। सेकेंड अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्या दिया हुआ एग्जाम्पल, इसमें ट्रक वक का दिया, मैं कुछ और आपको हाँ बुलेट का, एक बुलेट और एक चौक मैंने लिया, दोनों का सेम मास है, बुलेट से शूट किया और चौक फेंक के मारा आपको, तो किसमें ज़्यादा जोर के लगेगी, बेटा आपको ऑब्वियसली आपको बुलेट में ज़्यादा जोर के लगेगी, पियर्स थ्रू भी कर जाएगा बट पियर्सिंग नहीं भी करे तो भी ज़्यादा जोर के लगेगी आपको। क्यों बेटा, अगेन उसका रीज़न ये है क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा है। देखिए हमने ऊपर मास से कंपेयर किया, नीचे वेलोसिटी से कंपेयर किया, मतलब कौन कितना फोर्स इंपार्ट कर रहा है दूसरी बॉडी पे, वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन हमें इंपॉर्टेंट है। तो इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम। मोमेंटम मैथमेटिकली क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम जिसे मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी ने P इज इक्वल टू M इंटू V। अब देखिए ऐसा यूनिट इसका, मुझे पता है P इज इक्वल टू M इंटू वी, M का ऐसा यूनिट कहता है kg और V का कहता है मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरा kg मीटर पर सेकेंड। ये किसका हो गया बच्चा, मेरा मोमेंटम का मेरा ऐसा यूनिट हो गया, ठीक है। बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन भी सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। ये आपको 1 मार्कर इसमें आ सकता है। अब बेटा देखो सिर्फ मोमेंटम काम का नहीं है, हमें कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है वो ज़्यादा काम करता है। तो चलिए इसका मैं एक बार डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ, उससे पहले एक स्टेटमेंट आप पढ़िए। स्टेटमेंट क्या बोलता है बेटा हमको, ये देखिए आप स्टेटमेंट डायरेक्टली पढ़ लीजिए, ये ऊपर का छोड़ दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा मैं यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फिर उसको मैथमेटिकली अपन हर चीज़ को कन्वर्ट करेंगे, प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied unbalanced force in direction of force, ठीक है, ये हो गया। अब बेटा देखिए मैं अब ये इंग्लिश को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना लूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी कि फोर्स। अब इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स को एक बार छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है आपका, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्स से, या फिर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से मेरा, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये वाला हटा दिया मैंने। अब देखिए रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है सर, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। तो फोर्स क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम से। अब चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा, उसका मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। देखो आप चेंज का होता है फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे चेंज ऑफ वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वैसे ही बेटा। तो देखा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। देखिए अब फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ये देखिए फाइनल मोमेंटम का तक है फाइनल मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब क्या होता है बेटा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी द होल अपॉन टाइम। तो मैं चल ही रहा है सर। ये इतने बड़ा बड़ा क्यों लिखते हैं, अपने को जो अल्फाबेट से पता ही है, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मास को अगर मान लीजिए एम है मेरा, फाइनल वेलोसिटी मेरी वी है, माइनस मास वापस एम है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, टाइम मेरा टी है। देखिए फोर्स वापस प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ से मैंने एम कॉमन निकाल दिया है, तो कितना अच्छा वी माइनस यू द होल बाई टी को यहाँ पे ऐसा लिख दिया मैंने, मल्टीप्लिकेशन चल जाएगा। अब वी माइनस यू अपॉन टी क्या होता है बेटा, मेरा ए हो जाता है। तो देखिए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू ए। यहाँ तक के बच्चों को समझ में आता है। बच्चों को प्रॉब्लम ना वो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू जो लाता हूँ उसमें होती है। तो बेटा मैं पहले ना एक काम करता हूँ, आप लोगों को 8th में थोड़ा सा जो अपन ने पढ़ा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला वो टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। मान लो कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ले रहा हूँ मैं, मुझे कुछ मान लेना चाहिए स्पीड और डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है, कि अपना टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर बढ़े जा रहा है तो मेरा डिस्टेंस भी उतने ही टाइम में बढ़ेगा। तो मान लो अगर मेरा 5 थी, मान लो किलोमीटर पर आवर होगा, ये स्पीड का है मैं किलोमीटर पर आवर। देखिए 8th का मैथ्स कर रहा हूँ, आपको अभी पूछने नहीं वाला है, अगर आपको नहीं समझता है 8th का मैथ्स छोड़ दो, पर अगर समझता है तो देखो आपको मैं कांस्टेंट का मतलब समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए स्पीड ये थी और डिस्टेंस मान लीजिए किलोमीटर में था। स्पीड अगर मेरी 5 किलोमीटर पर आवर है तो मे बी मेरा डिस्टेंस होने वाला है, मे बी मैं ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ बेटा, क्या कुछ 10, ठीक है। स्पीड मेरी बढ़ी, अब मेरी स्पीड हो गई 15, तो ये हो जाएगा 30। अब ये कुछ हो गई मान लो 10, तो ये कितना होगा। तब ये देखिए हमें पता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अपन क्या करते थे, इसको कुछ x1, इसको x2, यानी इसको y1 सर, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 बोलते थे। फिर हम बोलते थे x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, याद है लास्ट ईयर। तो बेटा देखो ये इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो रहता था ना, ये वाला कॉन्स्टेंट है जो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के, कहाँ गया भैया, अरे इतना नीचे कैसा गया, सॉरी, जो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन जो है, ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटा के जो इक्वल टू ला रहा हूँ ना, ये वो वाला कांस्टेंट होने वाला है बेटा मेरा। ये देखिए, ये देखिए जैसे यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या लेके चलिए 5/10 यानी कि 1/2, वो तो मैंने यहाँ से लिया, कर यहाँ से भी लेता तो 15/30 वापस से 1/2। तो कांस्टेंट क्या है बेटा, ये जो रेशियो जो है ना उसको इक्वल टू में लाने के लिए जो मेरे को लाना पड़ता है वो कांस्टेंट है। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू उसकी बात होती है हमेशा, कि जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल टू लाता हूँ, ये वो वाले कांस्टेंट की बात होती है। अभी भी अगर नहीं समझा, देखो इतना समझने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन मत लीजिए। अब देखो वहाँ पे तो मुझे हाफ है वैल्यू, उसी पता चल गई थी, कोई और सिचुएशन में कुछ और रहेगी, किसी और सिचुएशन में कुछ और रहेगी, यहाँ पे मुझे पता नहीं है। तब देखिए, तो मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू लाया है, ये इक्वल टू लाऊंगा मैं, तो उसके बाद में ये एम है, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो मैं कांस्टेंट को के लिख देता हूँ। यहाँ पे के कुछ भी हो सकता था, मैंने यहाँ पे के हो गया, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई है। अब बच्चा देखिए, आपको जैसे समझा कि के क्या है, मेरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एफ इज इक्वल टू के एम ए हो गया। अब बेटा हम लोगों को यूनिट डिसाइड करना पड़ेगा कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, यूनिट क्या है। तो देखो अब मैं कैसा यूनिट डिसाइड कर रहा हूँ, मैं हूँ स्मार्ट इंसान, ठीक है सर। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स
व्हेन एन ऑब्जेक्ट of 1 kg mass gets an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया तो 1 यूनिट ऑफ फोर्स कितना हो गया, ये k का कुछ बोला नहीं है, इंटू 1 kg ऑफ मास हुआ है तो 1 kg ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है मुझे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 1 इज इक्वल टू के इंटू 1 हो गया, तो बेसिकली यहाँ से के की वैल्यू 1 आ गई। समझा आपको? देखिए मैंने स्मार्टली 1 यूनिट ऑफ फोर्स को ऐसा डिफाइन किया, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ बच्चा आप लोगों का, जैसे मैंने इसे ऐसा डिफाइन किया ना, इससे बेसिक फ़ायदा आपको ये हो गया बच्चा कि आपकी के की वैल्यू बन गई 1, तो के 1 बन गया तो इम्प्लाइज फोर्स की वैल्यू m इंटू ए हो गई। ठीक है, और देखिए मेरा ऐसा यूनिट क्या है इसका था kg, एक्सेलरेशन का था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का होना चाहिए kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अब क्या है, न्यूटन होशियार अपना, खुद ने लाया, खुद ने मेहनत किया, बोला कि दुनिया को मेरा नाम तो पता चले, लॉ में था नाम, उसको सफिशिएंट नहीं लगा, तो भाई ने बोला आज से kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भी अपन न्यूटन बोलेंगे। तो फोर्स का बेसिकली यूनिट क्या बन गया, न्यूटन, जैसे हम एन से डिनोट करते हैं। न्यूटन और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जैक्टली सेम ही चीज़ होती है बेटा, बस क्योंकि भैया ने बोले मैंने लॉ बनाया, मेरे नाम पे लॉ है वो तो चाहिए नहीं, उसके सिवाय मुझे ये भी चाहिए कि मेरे नाम पे ऐसा यूनिट हो, तो इसलिए फोर्स का ऐसा यूनिट उसके नाम पे आ गया था। समझाई थी आपको? ये बेटा मेरा सेकेंड लॉ का डेरिवेशन हुआ कि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ तक ये क्लियर है आप लोगों को? अगर ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को तो बच्चा ये देखिए, ये आपके नोट्स में भी एग्जैक्टली वही डेरिवेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ। फिर आप लोगों को एक ये वाला बताने के पहले मैं आप लोगों को सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को डिराइव करना सिखाता हूँ मैं। अब बेटा याद कीजिए हमारा फर्स्ट लॉ क्या बोलता था, फर्स्ट लॉ बोलता था कि ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहेगा, विल रिमेन इन सेम स्टेट, विल रिमेन इन सेम स्टेट। बेटा दो तरीके के स्टेट्स हो सकते थे मेरे, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो रहेगी, या यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलना चाहिए, सॉरी मैं स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कुछ रहेगी, कुछ तो भी रहेगी, मे बी 10 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड, इसको कुछ सम कांस्टेंट रहेगी, कुछ भी रह सकती है। ठीक है, ये रहेगी। कब विल रिमेन इन सेम स्टेट, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ये था, तो मुझे यही शो करना है कि अगर फोर्स जीरो है तो मेरा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी मेरे सेम रहेगी, दैट कैन बी जीरो और दैट कैन बी नॉन जीरो। तो वो चीज़ को मैंने डिफाइन कैसे किया, सेकेंड लॉ ने मुझे क्या बताया फॉर्मूला, सेकेंड लॉ ने बताया फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मुझे बताया। बट मेरा कंडीशन क्या है, बट कंडीशन मांगता है कि फोर्स जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन मेरा जीरो होना चाहिए। अब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है मतलब कोई ना कोई एक नंबर को जीरो होना जरूरी है, मास जीरो नहीं हो सकता है वरना मैटर ही नहीं रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मेरा जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, मतलब ये जीरो हो गया। अब ये t को अगर मैंने यहाँ भेजा तो बेसिकली क्या बन गया बेटा मेरा, v माइनस यू इक्वल टू जीरो हो गया। अब देखिए, अब आप लोगों को यहाँ से माइनस यू को इधर यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे हैं अगर, तो क्या जाएगा, v इज इक्वल टू यू हो जाएगा बेटा। अब जैसे ही v इक्वल टू यू हो गया, कब हुआ, मेरा कंडीशन क्या था, कंडीशन सॉरी यहाँ पे कंडीशन कहता हूँ, कंडीशन है फोर्स जीरो होना। देखिए v और u इक्वल हो गए, अब वो या तो जीरो के बराबर भी हो सकता है या फिर कोई कांस्टेंट के बराबर भी हो सकता है, बट v और u सेम है, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है। यही तो फर्स्ट लॉ बोल रहा था कि अगर फोर्स जीरो रखोगे तो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहेगी, वो जीरो की जीरो भी रह सकती है या कुछ कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बोल रहा हूँ मैं, 10 मीटर पर सेकंड जितनी भी रह सकती है। समझा के बेटा ये चीज़ क्या हुई बात है? देखिए बहुत मैच्योर बातें कर रहे हैं हम लोग, ये एग्जाम में सब चीज़ें पूछी भी जाती है, तो प्लीज से समझिए। देखिए क्या हुआ हमारा इसमें, हमें सेकेंड लॉ से फॉर्मूला मिला एफ इज इक्वल टू एम एफ। फर्स्ट लॉ का कंडीशन ही था कि फोर्स जीरो होना चाहिए, तो मैंने जीरो किया, सॉल्व किया तो वी और यू आ गया। देखिए फर्स्ट लॉ ये बता कि स्टेट उसका सेम रहेगा, मतलब यू और वी सेम रहेगा। कब तक के सेम रहेगा, अगर फोर्स जीरो है तो देखिए फोर्स जैसे ही जीरो है तो स्टेट सेम है, यू और वी सेम है। यू और वी दोनों जीरो भी हो सकते हैं, यू और वी दोनों की दोनों कुछ कॉन्स्टेंट टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्स मेरा कहता है m इंटू ए, मुझे पता है, मतलब फोर्स
फिर डायरेक्टली एक्सेलरेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब क्या हुआ, अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो मेरा फोर्स भी बढ़ेगा, या एक्सेलरेशन मेरा घटेगा तो मेरा फोर्स भी घटेगा। चलिए ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। देखिए अब ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में अपोजिट इसमें है, तो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ टाइम के। ये इनवर्सली का सिंबल होता है साहब, 1/t लिखना, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, अगर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, और टाइम घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। अब देखो अगर मैंने बोला टाइम बढ़ा तो मेरा एक्सेलरेशन घट गया, और अगर एक्सेलरेशन घट गया तो फोर्स भी मेरा घट गया, या फिर मेरा अगर टाइम घट गया तो मेरा एक्सेलरेशन बढ़ गया बेटा। अगर एक्सेलरेशन बढ़ गया तो मेरा फोर्स भी बढ़ गया। अब ये चीज़ हमारे बहुत काम की है। टाइम किस चीज़ का बढ़ा, वेलोसिटी को जीरो लाने का, ऐसा मान के चलिए उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया तो मेरा क्या होने वाला है, तो मेरा एक्सेलरेशन घटने वाला है। इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की है मे बी 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दोनों रेस्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। मान लो पहला वाला ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड्स में आ गया, और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट मे बी 10 सेकेंड्स में आया, ठीक है। दोनों का मास मान लो 10 kg है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे का मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, यहाँ का एक्सेलरेशन देखिए -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ, और ये यहाँ का एक्सेलरेशन मेरा देखिए -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। देखिए यहाँ पे टाइम कम था इसलिए एक्सेलरेशन बढ़ गया, यहाँ पे टाइम ज़्यादा था इसलिए एक्सेलरेशन घट गया। वो चीज़ समझ आता है, टाइम कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया, यहाँ पे फोर्स निकालता हूँ। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या वो चीज़ आ रही है, क्या वो चीज़ आ रही है -500 न्यूटन, और यहाँ पे देखिए मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ का फोर्स आ रहा है -100 न्यूटन। देखिए आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पे टाइम का ही चेंजेस था। टाइम यहाँ पे कम था तो एक्सेलरेशन ज़्यादा था, तो फोर्स भी ज़्यादा था। यहाँ पे टाइम ज़्यादा था तो देखिए एक्सेलरेशन मेरा कम था तो फोर्स भी मेरा कम था। समझा। तो कितना जल्दी मैं ऑब्जेक्ट को जीरो लगाता हूँ वो एक्सेलरेशन बताएगा, यानी टाइम से एक्सेलरेशन बताएगा, और फिर उससे मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस अब आप लोग देखिए बेटा, कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस है सिंपल से, तो अब आप देखिए क्या क्या है बच्चा। पहला मेरा सॉरी वो तो सोचा क्या हो गया, हाँ पहला बेटा, जब हम लोग कैच पकड़ते हैं बॉल को, या फील्डर कैच पकड़ता है बॉल को, तो क्या करता है, ऐसा कैसा हाथ तक कैसा गिर गया पकड़ लिया, ऐसा नहीं करता है, वो पकड़ के तो नीचे नीचे लाता है। क्यों, जैसे वेलोसिटी जो जीरो करना चाहता है वो उसका टाइम पीरियड वो बढ़ा दे, तो टाइम पीरियड जैसे ही बढ़ता है तो एक्सेलरेशन घट जाता है, तो फोर्स घट जाता है, इसलिए उसे हाथ पे चोट कम पहुंचती है। वही चीज़ बेटा जो जंप वगैरह जो करते हैं हम लोग, जाके कुशन बेड या फिर सॉफ्ट बेड के ऊपर या सैंड बेड के ऊपर गिरते हैं। क्यों, जैसे हमारा पैर जैसे उसके ऊपर आए तो हम एकदम रेस्ट पे नहीं, थोड़ा दबे हो, जिससे हम थोड़ा सा अंदर जाए, उसके सैंड के अंदर जाए। तो देखिए टाइम पीरियड बढ़ गया जीरो लाने का, टाइम पीरियड बढ़ा तो आपस एक्सेलरेशन घट गया, तो आपस फोर्स घट गया। चलिए ठीक है। सीट बेल्ट का देखिए, हम सीट बेल्ट जो पहनते हैं वो पूरी टाइट नहीं पहनते बेटा, ऐसा कि यहाँ से टाइट पहना हुआ है। क्यों, अगर एकदम टाइट पहनेंगे तो एकदम से हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन रहेगा, तो हमारा बहुत ज़्यादा फोर्स आएगा, हमारी छाती की जो हड्डियाँ होती है वो टूट सकती है। रादर हम लोग उसको थोड़ा सा स्कोप देते हैं आगे पीछे होने का। आप देखना सीट बेल्ट लगा लो एकदम से खींचोगे झटके से, थोड़ा तब भी आगे पीछे होगा। क्यों बेटा, जिससे आपका टाइम पीरियड बढ़ जाए, टाइम पीरियड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन घटेगा, फोर्स फिर से घट जाएगा, तो आपको यहाँ पे हड्डियाँ टूटेगी नहीं। ठीक है, निशान कई बार आ जाते हैं पर टूटेगी नहीं, और इतना रखेगा कि आपका सर जाके स्टीयरिंग पे टकराए ना। वैसे आजकल तो वो खेलते हो एयर बैग्स वगैरह भी खुल जाते हैं, ठीक है। फिर कराटे, बेटा कराटे में आपने कराटे प्लेयर को ऐसा प्यार से मारते देखा, केक कट कर रहे थे, नहीं वो बहुत जम के मारता है। ऐसा क्यों करता है बेटा, अगेन सेम रीजन, क्या, टाइम घटाने के लिए। टाइम घटाता है तो एक्सेलरेशन बढ़ा देता है, एक्सेलरेशन बढ़ गया तो मेरा फोर्स भी बढ़ जाता है। ये सब कुछ हुआ क्या, सेकेंड लॉ के बारे में, ठीक है। अब देखिए थर्ड लॉ तो सबसे सिंपल, बोलना भी बहुत आसान है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेटा एक्शन मतलब क्या, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो तो वो वाला ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली उसी समय आपके ऊपर भी एक फोर्स लगता है। ऐसा नहीं कि तूने आप धक्का देना, एक काम करता हूँ मैं 2 दिन बाद आऊंगा बदला लेने, तेरे को धक्का 2 दिन बाद दूंगा, नहीं, आपने जैसे उसे धक्का दिया वैसे ही वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको धक्का देता है। दोनों फोर्सेज इक्वल होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। पर इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का दे रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का देगा। दोनों फोर्स और दोनों एक्शन और रिएक्शन सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं रखते, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रखते हैं, तो वो दोनों कैंसिल आउट नहीं हो गए। मतलब क्या है, अगर मेरा बैलेंस्ड फोर्स के समय क्या होता था, ये ऑब्जेक्ट था तो ये फोर्स
और ये फोर्स लगता था, मान लो दोनों 10 न्यूटन के हैं तो इसको हम बैलेंस बोलते थे। बट अगर अब दो ऑब्जेक्ट्स आ गए ना, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का दे रहा है तो ये इसके ऊपर 10 न्यूटन लगा रहा है, तो बेटा सॉरी ये वाला इसके ऊपर 10 न्यूटन लगाएगा। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो गई, ये बैलेंस फोर्स नहीं है कि ग्रीन वाला तो इसके ऊपर लग रहा है फोर्स और रेड वाला इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसलिए वो दोनों की दोनों कैंसिल आउट नहीं होते। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी हमने देख लिया। तो बेसिकली क्या हुआ, दोनों के फोर्स इक्वल है, सिर्फ क्या चेंजेस हुआ है बच्चा दोनों में, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ है। अब चलिए, अब बेटा अपन ऐसा मानते हैं कि मेरा एक ये ऑब्जेक्ट है और एक मेरा दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ब्लू वाला, दोनों एक जगह फोर्स लगा रहे थे, मान लो फोर्स था 100 न्यूटन का। ठीक है, चलिए अब बेटा अगर रेड वाले का मास है मान लीजिए 50 kg और ब्लू वाले का मास है मान लीजिए 5 kg मान लीजिए। ठीक है, तो बेटा अगर ये फोर्स 100 न्यूटन लगा रहा है तो बेटा इसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, देखिए फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 100 इज इक्वल टू 50 इंटू ए, मतलब ए की जो 2 होने वाली मतलब 2 मीटर पर सेकेंड होने वाला स्क्वायर होने वाला है। बेटा वैसे ही अब मैं अगर इसका देखूंगा ब्लू वाले का, देखिए फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन 100 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, मतलब ए की जो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने वाली है। देखिए ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइस अगर आप नोटिस करोगे, देखिए यहाँ पे मास ज़्यादा था तो एक्सेलरेशन कम है और यहाँ पे मास कम था तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको समझ चलना पड़ेगा कि अगर मास बढ़ता है ऑब्जेक्ट का तो उसका एक्सेलरेशन कम रहता है, अगर मास घटता है ऑब्जेक्ट का तो एक्सेलरेशन ज़्यादा रहता है। समझा ये चीज़ आप लोगों को? इसलिए आप सोचो ना कि अगर आपका एक कार का और एक बहुत ही फास्ट मूविंग कार का और एक साइकिल का हुआ, अच्छा हाँ साइकिल का हुआ, फास्ट मूविंग कार और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ, तो बेटा साइकिल ज़्यादा दूर जाके गिरेगी, उड़ेगी। क्यों? दोनों में फोर्सेज इक्वल लगने वाले बेटा, दोनों एक दूसरे का फोर्स इक्वल लगाएंगे, बट साइकिल जिसका मास कम है उसका एक्सेलरेशन मेरा ज़्यादा रहने वाला है। समझा बच्चा ये चीज़ आप लोगों को? पक्का? तब देखिए अब उसके ऊपर अपन लोग कुछ ये देखते हैं। देखिए क्या होता है ना, अब हम लोग जब स्केटबोर्ड पहने हुए अगर, ठीक है स्केट्स पहने हुए, हम दीवार को धक्का देते हैं तो अपन अपने आप पीछे जाते हैं। रीज़न क्या है? हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, वो एक्शन हो गया, दीवार उतना ही फोर्स मुझ पे लगा रही, वो रिएक्शन हो गया। बस अब डिफरेंस ये कि मेरा मास दीवार ने पूरी की बिल्डिंग के सामने बहुत कम था, तो मेरा मास कम था तो मेरा एक्सेलरेशन ज़्यादा था, इसलिए मैं पीछे जाता हूँ। सेम चीज़ बच्चा, जब हम लोग दो फुटबॉल प्लेयर्स है, दो कोई भी हॉकी खेल रहे हैं, वो टकराते हैं तो दोनों गिरते हैं, पीछे जाते हैं, उनके ऊपर इक्वल रिएक्शन लगता है, इक्वल फोर्स का एक्शन का रिएक्शन लगता है। बस तब होता क्या है बच्चा, तब सिर्फ इतना सा हो जाता है बात करके, जिसका मास कम था वो ज़्यादा दूर जाके गिरता है, जिसका मास ज़्यादा था उतना दूर नहीं जाके गिरता है। ये सोचो ना एक सुमो प्लेयर और आप जाकर टकराए तो कौन ज़्यादा पीछे गिरेगा? ऑब्वियस बात है ना बेटा आप, ठीक है, प्रोवाइडेड आप सुमो प्लेयर से ज़्यादा मोटे नहीं हो, नो कमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा स्प्रिंग बैलेंस का हमने देखा है। स्प्रिंग बैलेंस को दो लटकाते हैं ऐसे, खींचते हैं एक को, दोनों में रीडिंग सेम आती है। क्यों बेटा? दोनों में रीडिंग इसलिए सेम आती है कि इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ के कारण। फिर बेटा हम लोग जो चलते हैं, हम लोग चलते कैसे, हम जमीन को पीछे धक्का देते हैं तो जमीन हमको आगे धक्का देती है। अगेन जमीन यानी पूरे करो अर्थ हो गया, उसका मास बहुत ज़्यादा है, हमारा मास बहुत कम है उसके सामने, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा रहता है, ज़मीन का बहुत कम रहता है। ये हम स्विमिंग करते समय पीछे पानी पुश करते हैं तो पानी हमें आगे पुश करता है, वही मास वगैरह का आप लगा लेना। या बैक स्ट्रोक के समय हम पानी को आगे पुश करते हैं, ऐसे पानी को हम आगे धक्का देते हैं तो पानी हमें पीछे पुश करता है। सेम चीज़ बच्चा आप लोग बोटिंग के समय ये पीछे पानी पुश करते हो तो पानी बोट को आगे या आपको आगे फेंकता है। समझा ये चीज़ आप लोगों को? बेटा बुलेट में जब हम लोग शूट करते हैं, हम बुलेट को आगे भेजते हैं तो गन पीछे, जिसको हम रिकॉइल बोलते हैं, वो क्यों आती है? एक्शन एंड रिएक्शन के कारण। जब हम बोट से उतरते हैं तो हम बोट को पीछे धक्का देते हैं, तभी बोट हमें आगे धक्का देती है, इसलिए हम आगे उतर पाते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो रहता है फायरमैन जो रहता है, वो जो पानी का होस पकड़ते हैं, बेटा वो जो शुरू होता है इट्स वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड। क्यों? पानी बहुत फोर्स से आगे आता है तो उतने इक्वल फोर्स उनको पीछे पुश करना शुरू कर देता है, उनको बहुत ताकत से पकड़ना पड़ता है जिससे वो उतने फोर्स को हैंडल कर पाए। और बेटा जो ये कार्ट जो हॉर्स वाला है ना, ये बेवजह कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। हमको ऐसा लगता है कि हम कार्ट को कहते आगे पुल कर रहे हैं, बट कार्ट हमें पीछे पुल कर रहा है तो भी हम आगे कैसे जा रहे हैं? तो बेटा ऐसा नहीं होता है, हम जमीन को पीछे पुश करते हैं, जमीन हमें आगे पुश करती है, इस कारण हम और कार्ट आगे जाना शुरू होते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके आगे आता है मोमेंटम, जो हमने अभी तक शुरू नहीं किया है।
हम आज न्यूमेरिकल्स नहीं करते, काम करते। इट्स ऑलरेडी अ लेक्चर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 35 मिनट्स का। बेटा अब देखिए इसके बाद वाला लेक्चर बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स का, जैसे हम एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स, उसके एक्सरसाइज के और उसके पीछे जो A1 A2 A3 A4 करके जो रहते क्वेश्चन, वो वाले भी करेंगे। आपकी मेच्योरिटी बहुत बढ़ेगी। बट बेटा आपसे क्या सजेशन है, प्लीज यहाँ तक कि आप थियोरी अच्छे समझिए। न्यूमेरिकल से फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड नहीं आता बेटा, अगर आपको थियोरी ही क्लिक नहीं होगी तो आपको फॉर्मूला का इशू आएगा। तो रादर एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंजर्वेशन मोमेंटम का छोड़ के न्यूमेरिकल्स पहले करेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस पहले करेंगे, फिर अपन लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके पूरे के पूरे आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। थ्योरी तो आपको बहुत ईजी हो जाएगी अगर आपने ये चीज़ अच्छे से किया तो, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ मेरा सजेशन है, देखिए आज आपको कोई होमवर्क असाइनमेंट ऐसा नहीं मिलने वाला है, बट आपके बहुत बड़ा असाइनमेंट या होमवर्क है क्या, पूरा यहाँ तक कि आपको अच्छे से समझ के रखना है। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय।